हिंदी पाठशाला के मंच पर सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज हम आरोह किताब के दूसरे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे पाठ का नाम है पतंग, जो आलोक धनवा जी के द्वारा लिखित है। देखें, सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। आज के हमारे कवि है आलोक धनवा। इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि रहे हैं, यानी कि 1970-80 के दशक में। इनका जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इनको राहुल सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इन्हें बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इसके बाद में इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान से नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी निभाई है। देखें, इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। इनकी सबसे पहली कविता है जनता का आदमी, जो सन 1972 में प्रकाशित हुई। इसके बाद इन्होंने भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से भी प्रसिद्धि प्राप्त की। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह है जो सन 1948 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। देखें आगे, इस कविता का प्रतिपाद्य यानी कि उद्देश्य हम समझ लेते हैं। उद्देश्य समझेंगे कि कविता का क्या सार, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। देखें, प्रतिपाद्य। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ली गई हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे व्यंग्य शब्द लिखा गया है जिसकी जगह काव्य है, काव्य संग्रह से ली गई हैं। आगे, इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। आगे देखें, यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छत्तों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिरकर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है। देखें, अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे देखें, इसका सार। अभी देखें, कविता का सार पढ़ लेते हैं हम, यानी कि इस कविता का क्या सार है। देखें, कवि कहता है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आ गई है। इस मौसम में चमकीली धूप थी तथा उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मौसम साफ हो गया है तथा आकाश मुलायम हो गया है। कहने का मतलब, शरद ऋतु आती है तो आकाश में जो बादल होते हैं वो छट जाते हैं और आकाश एकदम साफ सुथरा होने लगता है। आगे देखें, बच्चे पतंगे उड़ाने लगे तथा सीटियां और किलकारियां मारने लगे।
बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हों। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट और खरोंच अधिक असर नहीं डालती है। उनके पैरों में बेचैनी होती है, जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं। मानो, यहाँ मानी नहीं है, मानो शब्द है, मानो छतें नरम हो। कहने का मतलब बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो एकदम बेसुध हो जाते हैं। कहने का मतलब गिरने की परवाह नहीं करते हैं। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ने लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। इसके साथ उनमें साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अब देखिए, हम आज का हमारा जो गीत है पतंग, इसको पढ़ते हैं। पतंग वैसे बहुत लंबी चौड़ी कविता है, लेकिन इस कविता का जो तीसरा अंश है वो ही हमें पढ़ने को दिया जा रहा है। आगे देखें, इसमें हम पहला पद पढ़ रहे हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। पुल होते हैं ना, उनको। आगे देखें कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए, सबसे पहले इसके शब्दार्थ क्लियर कर लेते हैं हम। सबसे तेज बौछारें गई, बौछारें मतलब मूसलाधार बारिश है। भादो गया, भादो एक भाद्रपद महीना होता है जो वर्षात ऋतु में आता है, और यहाँ पर ये अंधेरे का प्रतीक है। आगे देखें, सवेरा हुआ, यानी कि भाद्रपद ऋतु के वर्षा ऋतु के जाने के बाद में जब तुरंत बाद में शरद ऋतु आती है, तो शरद ऋतु को यहाँ पे सवेरा कहा गया है। आगे देखें, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ पे देखें शरद ऋतु को एक बच्चे के रूप में बताया गया है और इसका मानवीकरण किया गया है। कहने का मतलब जब कोई पशु पक्षी है या कोई निर्जीव वस्तु है, उन पे मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। आगे देखें क्या है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से, इशारे बोले तो यानी कि कहने का मतलब बुलाने के संकेत। आगे देखें, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, झुंड यहाँ बच्चों के समूह हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। मुलायम का मतलब है नाजुक, कहने का मतलब एकदम साफ और सुथरा। आगे देखें, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखें रुग्ण होती है और शरद ऋतु का जो सूर्य उदित होता है वो भी खरगोश की आंखों के जैसा ही लालिमा युक्त होता है। आगे देखें, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आगे देखिए, शरद ऋतु है वो पुलों को पार करते हुए आ जाता है और आकाश को साफ सुथरा कर देता है। कहने का मतलब वह ऐसा माहौल तैयार करता है ताकि पतंगे ऊपर उड़ सके। आगे देखें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, यहाँ दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कहने का मतलब क्या है, जो बच्चे पतंग बनाते हैं तो एकदम पतले से बारीक कागज की पतंग बनाते हैं, इसलिए वो दुनिया की सबसे हल्की चीज इसको कहा गया है। आगे है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, यानी कि बांस के जो छोटे छोटे तिनके होते हैं उनसे पतंगों का निर्माण किया जाता है, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखें, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत कविता में
आलोक धनवाजी वर्णन करते हुए बताते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कहने का मतलब बरसात की ऋतु में मूसलाधार बरसात करने वाला भाद्रपद महीना अब चला गया है और इस भाद्रपद माह की विदाई के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए यहाँ पे कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि यह शरद ऋतु एक बच्चे के रूप में है जो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कहने का मतलब ये शरद रूपी बच्चा है जो अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए उसकी घंटी को जोर जोर से बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाली जो बच्चों की मंडली है उसको बुलाते हुए आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। आगे कवि कहता है कि इस शरद ऋतु ने आकर के आकाश को एकदम कोमल सा और साफ सुथरा बना दिया है, स्वच्छ बना दिया है। कहने का मतलब शरद ऋतु के आते ही आकाश में जो बादल वगैरह बिखरे होते हैं वो साफ हो जाते हैं, आकाश एकदम साफ दिखाई देने लगता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं कि जब शरद ऋतु आता है तो इसमें उदित होने वाले सूर्य की आभा खरगोश की आंखों के समान प्रतीत होती है। यहाँ पे उपमा अलंकार हुआ है। आगे देखें, शरद आया फूलों को पार करते हुए। कहने का मतलब शरद ऋतु है वो फूलों को पार करते हुए एक बच्चे के रूप में आ चुका है। आगे देखें क्या है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। यहाँ पे कवि वर्णन करता है कि जो शरद ऋतु है इसने सभी के मन में जोश और उमंग भर दी है, जिस वजह से सभी का मन आकाश में उड़ने को आतुर हो रहा है। आगे कवि कह रहा है कि जो शरद ऋतु है इसने ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि दुनिया की सबसे हल्की समझी जाने वाली चीज अर्थात पतंग जो रंगीन है और आकाश में उड़ सके, ऐसा माहौल उसने तैयार किया है। आगे देखें, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। यानी कि बच्चों के द्वारा बसंत ऋतु ने ऐसा माहौल तैयार किया है कि बच्चों के द्वारा तैयार की गई पतली कागज और पतली कमानी वाली पतंग आसानी से बिना किसी रोक टोक के आकाश में उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यानी कि कवि वर्णन करते हुए बताता है कि शरद ऋतु ने ऐसा माहौल तैयार किया है ताकि बच्चों में नई उमंग और नया जोश भर जाए तथा पतंगों को उड़ता हुआ देख करके वो खुशी से फूले न समाये तथा किलकारियां मारने लगे और सीटियां बजाने लगे। देखें, पतंगों को उड़ता हुआ देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश में असंख्य रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी हैं और उन्हीं के साथ उन भोले बच्चों का मन भी तितलियों की भांति आकाश में विचरण करने लग गया है। तो इस पद का जो व्याख्या है आपको समझ में आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे देखिए, इसके शब्दार्थ है वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। भादो यानी कि भाद्रपद महीना होता है और यहाँ पे ये अंधेरा का प्रतीक है और शरद ऋतु को उजाला माना गया है। देखें, आगे झुंड समूह होता है यानी कि बच्चों की मंडली होती है और यहाँ पे देखें ये शब्द है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है इधर, यहाँ है इशारों से यानी संकेतों से। आगे है मुलायम यानी कि कोमल। आगे है रंग बिरंगी, रंगीन रंग बिरंगी है और बांस आप जानते हैं सब। और नाजुक का मतलब कोमल होता है और किलकारी यानी कि जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो जोर जोर से किलकारियां करने लग जाते हैं। आगे देखें, सबसे पहले इसका संदर्भ और प्रसंग कर लेंगे आप। इसमें आप करेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्धृत हैं। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों तथा बालक मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। अब देखें, इसकी व्याख्या है जो मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। देखें, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में कर सकते हैं। पढ़ें। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वह अब समाप्त हो चुकी हैं
तेज बौछारों यानी कि तेज मूसलाधार बारिश करने वाले भाद्रपद महीने की विदाई के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। अब शरद का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है और इस समय सवेरे में उगने वाला जो सूरज है वो भी खरगोश की आंखों के समान ही लाल दिखता है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से आगे बढ़ाते हुए और जोर से सीटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। आगे देखें, कवि दूसरे शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा है कि शरद ऋतु के आगमन से सभी के मन में उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग उड़ सके। आगे देख क्या है, वह ऐसा माहौल तैयार कर रहा है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज आकाश में आसानी से उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली जो तिनके होते हैं उनकी बनी जो पतंग है वो आसानी से आकाश में उड़ सके। आगे देखें, इन पतंगों को उड़ता देख करके बच्चे सीटियां और किलकारियां मारने लगते हैं और इस ऋतु में जो रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब रंग बिरंगी जो पतंगे हैं वो तितलियों की भांति दिखाई देती है। और वैसे भी जो शरद ऋतु है वो रंगों का मतलब इसमें रंगों का बाहुल्य ही हो जाता है। और आप देखते हैं कि शरद ऋतु में जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे भी नए पत्ते और फूल आने लगते हैं और बच्चों के जो मन है वो भी तितलियों की भांति आकाश में उड़ने लगते हैं। अब देखें इस कविता के अंदर विशेष में क्या क्या आया है। देखें, कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। फिर है इसमें बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा चित्रण किया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया है तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। आगे देखें, इसके अंदर उपमा अलंकार है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ उपमा अलंकार किधर है। देखें, ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कहने का मतलब शरद ऋतु में जो सूर्य उदित होता है तो उसकी आभा कैसी दिखती है, खरगोश की आंखों के समान दिखती है। यहाँ पे आपके उपमा अलंकार होता है। आगे देखें, अनुप्रास और सलेश और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी यहाँ पे सुंदर चित्रण हुआ है। देखें, जोर जोर से शब्द आया है इधर। देखें यहाँ जोर जोर से ये जो शब्द हैं यहाँ पर आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखने को मिल रहा है। आगे देखें, इसकी पंक्ति है यानी इस कविता के अंदर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और लक्षण शब्द शक्ति और मिश्रित शब्दावली यानी तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ इसके जो प्रश्न हैं यानी कि पहले पद में जो प्रश्न बने हैं वो प्रश्न हमने दिए हैं आपको। शरद ऋतु का आगमन कैसा हुआ, तो देखे शरद ऋतु का आगमन कैसा हुआ। आपको कविता पढ़ी है आपने तो आपको आना चाहिए। देखे, शरद ऋतु है वो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और पुलों को पार करते हुए आया है। वह अपनी साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाकर तथा पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं उनको इशारों से बुलाते हुए आगे आ रहा है। आगे देखिए, अगला सवाल है, भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुआ। तो कहने का मतलब वर्षा ऋतु के जाने के बाद में मौसम में क्या बदलाव आता है। तो देखो, भाद्रपद महीना एक अंधेरे का प्रतीक है, वो जाने के बाद में चारों तरफ आकाश स्वच्छ हो जाता है। सुबह में जो सूरज है वो लालिमा युक्त प्रकाश फैलाता है यानी कि चारों तरफ उज्याली यानी प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है और सभी के मन में उत्साह और उमंग का माहौल छा जाता है। इसके बाद में देखें, अगला सवाल है, पतंग के बारे में कवि क्या बताता है। तो देखें, इसमें पतंग के बारे में कवि क्या बताता है। पतंग के बारे में कवि बताता है कि वह संसार की सबसे हल्की और रंग बिरंगी तथा हल्के कागज से बनी हुई होती है। इसमें लगी बांस की कमानी सबसे पतली होती है। आगे अगला सवाल है,
बच्चों की दुनिया कैसी होती है। देखिए बच्चों की दुनिया कैसी होती है, तो इसका उत्तर देखें आप। बच्चों की दुनिया है वो उत्साह और उमंग से भरी होती है तथा बेफिक्री का, यानी कि बच्चे हैं वो अपने बचपने में बेफिक्र होते हैं, बेपरवाह होते हैं। आगे हैं, आसमान में उड़ती पतंग को देख करके वे किलकारियां मारते हैं, सीटियां बजाते हैं और उनका मन है वो तितलियों के समान होता है। कहने का मतलब बच्चे भी कल्पनाओं में आकाश में उड़ने लगते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए धन्यवाद।